हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कल वन संसाधनों की। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे। उसी के अंदर हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए बीए सेकेंड ईयर की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था? वेजिटेशन रिसोर्सेज। पढ़ रहे थे हम। इसके अंदर हमने कल चर्चाएं की थी वनस्पति पूरी प्राकृतिक घटनाओं जैसे भौतिक दशाओं जैसे जहाँ पर मिलेगी, जलवायु जहाँ पे जैसी मिलेगी वहाँ पे उसी प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो यहाँ पे हम बात करें इसके अंदर, कल बात की हमने वनस्पति कहाँ होती है, कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका स्वरूप कैसा होता है। वृक्ष होते हैं, उस वृक्ष के बाद में झाड़ियाँ होती हैं और झाड़ियों के बाद में हमने बात की महालताओं की। फिर लताएं होती हैं, उससे छोटे जो वृक्ष होते हैं उनको तृण बोलते हैं और छोटे होते हैं उन्हें घास बोलते हैं और घास से सबसे छोटी होती है उसको हम लाइकेन बोलते हैं या काई भी बोलते हैं उसको। तो हम इनकी चर्चाएं की। उसके बाद में हमने वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की थी। उस कारकों में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हमने बात की थी पहले नंबर पे ऊंचाइयों की। उसके बाद हमने बात की जलवायु की। उसके बाद हमने की भूमध्य रेखा से दूरी। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इन प्रभावित करने वाले कारकों में ही अगला कारक ले रहे हैं आर्द्रता। समझो आर्द्रता क्या होता है? ह्यूमिडिटी। आर्द्रता को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। हम जब क्लाइमेट पढ़ी थी उस टाइम में हम वायुमंडल का अध्ययन किया था। वहाँ पे हमने इसकी चर्चाएं की थी कि वातावरण में जो नमी रहती है धूल कणों की से लिपटी हुई, उसे हम आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ऐसी ही आर्द्रता हमारे धरातल में भी है। जहाँ पे पृथ्वी में ज़्यादा आर्द्रता होगी, यहाँ पे मिट्टी में ज़्यादा आर्द्रता होगी तो वहाँ पर ज़्यादा प्रकार की वनस्पति होगी और जहाँ आर्द्रता कम होगी वहाँ कम वनस्पति होती है। जहाँ जैसे मान लो उस जलवायु या उस क्लाइमेट में 70% अगर आर्द्रता है, अगर वहाँ पर 70% आर्द्रता है वो इसके वनस्पति के लिए अनुकूल होता है। इससे ज़्यादा और इससे कम दोनों ही वनस्पति के लिए नुकसानदायक होते हैं। यहाँ पे हम बात करें प्रभावित करने वाले कारकों में, जहाँ पे लगातार बारिश होती रहे वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा लगातार बारिश होने के कारण वहाँ पे वनस्पति नहीं हो पाती। आप देखते हो जहाँ आप गाँव में जब फसल करते हैं, अगर लगातार बारिश होती रहे तो वहाँ पे फसल का नुकसान होता है। अगर वहाँ पे बारिश नहीं हो तो भी फसल का नुकसान होता है। तो वहाँ पे उस वनस्पति को होने के लिए पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता होना ज़रूरी है। पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता होगी तो यानी 70% के आसपास होगी तो वहाँ की वनस्पति अच्छे से होगी। जैसे हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा पर रोज़ प्रतिदिन 2 बजे के बाद में बारिश होती है, लेकिन सुबह नहीं होती। सुबह धूप निकलती है और शाम को बारिश होती है। वो आर्द्रता इस वनस्पति के लिए अनुकूल दशा पैदा करता है। यहाँ पे हम अगला पॉइंट लेंगे आर्द्रता के बाद में मृदा का। मृदा वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
मृदा के कारण ही वनस्पति फलती फूलती है। यहाँ पे अगर मृदा में रासायनिक तत्व नहीं होंगे तो वनस्पति नहीं होगी। उसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए। जैसे हम मिट्टियों की बात करें, जैसी प्रकार की मिट्टी होगी उसमें रासायनिक तत्व अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे जलोढ़ मिट्टी की हम बात करें, जलोढ़ में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं। काली मिट्टी की बात करें उसमें भी होते हैं। लेकिन हम लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो उसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें बॉक्साइट की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी खाद रूप में हम मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। और उर्वरक किस लिए बनाते हैं? ताकि अपनी वनस्पति फलती फूलती रहे। तो उसमें इस रासायनिक मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है। ये कम ज़्यादा होगी तो वनस्पति प्रभावित होगी। हम मिट्टी में ही इसकी बात करें, मिट्टी की परत की बात करें, अगर जहाँ पे मिट्टी की परत है वो भी वनस्पति को सघनता प्राप्त करती है। अगर मिट्टी की परत कम होगी, पर्वतीय क्षेत्र होंगे, आप घर पे देख लो, अगर आप अपने घर में नीचे यहाँ पे पत्थर जमा दो, ऊपर एक पतली लेयर बिछा दो मिट्टी की, वहाँ पे वृक्ष नहीं लगेंगे। उसके लिए मोटी परत चाहिए। मोटी परत क्यों चाहिए? क्योंकि उसकी जड़ों को जाने के लिए जगह चाहिए। तो आपको ये मिट्टी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है वनस्पति को। इसके बाद हम बात करें, अगले प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो यहाँ पे भूमिगत जल। अगला कारक हम ले रहे हैं भूमिगत जल। भूमिगत जल इसको कैसे प्रभावित करता है? भूमिगत जल ऐसे करेगा, जहाँ पे भूमि का जल यानी धरातल के पास होगा, या जैसे हम बात करें पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करें, ये ऊपर की परत है, ये इसके नीचे वाली परत है, ये इसके और नीचे वाली परत है। हम बात करें यहाँ पर, अगर पानी की जो मात्रा है, यहाँ पे पानी जैसे पथरीली चट्टान है, ये पथरीली चट्टान, यहाँ से जो पानी रिस करके जाएगा, इस रिस करके पानी को यहाँ पे इकट्ठा कर देगा। अगर ये पानी इस परत में है और ऊपर की ओर इसकी नमी बनी हुई है, यहाँ तक ये पानी की मात्रा है और इसकी नमी इस ऊपर वाली मिट्टी वाली परत में बनी हुई है, तो यहाँ पे वनस्पति सघन होगी। क्योंकि यहाँ पे जो वृक्ष होंगे इसकी जड़ों को यहाँ से पानी मिलता रहेगा, तो यहाँ पे वनस्पति की सघनता पाई जाएगी। अगर ये पानी की मात्रा, इसका लेवल यहीं तक है इसका लेवल, और ऊपर पानी की मात्रा कम है, भूमिगत जल की मात्रा कम है, तो यहाँ पे इस वृक्ष की जड़ें और गहराई तक जाएंगी, क्योंकि इसको भोजन चाहिए और भोजन पानी से मिलता है। यहाँ पे ये पानी को लेने के लिए इतनी गहराई तक अपनी जड़ों को फैलाएगा, तो यहाँ से पानी को खींचने में इसे टाइम लगेगा और यहाँ की वनस्पति कमज़ोर होगी। यहाँ पर अगर इसको आसानी से पानी मिलता रहेगा तो इसकी जड़ें फैलेंगी फूलेंगी, वृक्ष बड़ा होगा। तो यहाँ पे भूमिगत जल भी वृक्ष को प्रभावित करता है। हम अगली बात करें यहाँ पे भूमिगत जल के बाद में, यहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई भी वृक्षों को प्रभावित करती है। हम समुद्र तल की ऊंचाई कैसे लेते हैं? जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र, और यहाँ पे समुद्र है, तो समुद्र में कोई भाग नीचा है, कोई भाग ऊपर है, तो हम क्या करते हैं, इस समुद्र की एक लेवलिंग लेते हैं, औसत इसकी ऊंचाई लेते हैं। यहाँ पे जैसे ऐसे औसत ऊंचाई ले ली, कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा है, तो यहाँ पे इसका 0 मीटर की जो ऊंचाई होगी वो औसत होगी। इस ऊंचाई से हम जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, और जहाँ पे कल हमने बात की थी टेम्परेचर घटेगा, वहाँ वनस्पति का सघनता भी घटेगी, वहाँ वनस्पति कम होगी। तो यहाँ पे नीचे की ओर, निचले भाग में वनस्पति ज़्यादा होती है, ऊपर की हाइट की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर के कारण वनस्पति कम होगी। अगला हम पॉइंट लें इसके बाद में, मानवीय बसावट। मानवीय बसावट, हमने प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक और ले रहे हैं, मानवीय बसावट। मानवीय बसावट भी वनस्पति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वो कैसे करेगा आपको पता ही है।
आप जानते हो कि पहले जब आदिम जनजातियां बसती थी, आदिवासी लोग थे, इतना विकास नहीं हो पाया था, जिनको वनस्पतियों की सूझ नहीं थी, वो लोग वृक्षों को काट देते थे, वहाँ की वनस्पति को नष्ट करके वहाँ पे कृषि करते थे। उस कृषि के कारण वहाँ की वनस्पति नष्ट होती थी। जैसे हम बात करें यहाँ पे स्थानांतरित कृषि की, आप लोगों ने स्थानांतरित कृषि पढ़ी होगी, जिसको हम झूमिंग कृषि भी बोलते हैं। वहाँ उस कृषि के कारण वहाँ की वनस्पति को आदिम लोग साफ करते थे और 2-3 साल के लिए वहाँ पे कृषि करते। अगर वो कृषि 2-3 साल के बाद में वहाँ पे फसल ज़्यादा नहीं होती तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाते और दूसरे स्थान पे वही वनस्पति को साफ करते, वहाँ के पेड़ पौधों को काटते और वहाँ पे कृषि करते। तो आप यहाँ पे देखिए, कृषि करने के लिए मानव उस वनस्पति को नष्ट किया। उसके बाद आज के टाइम में हम देखते हैं कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनके रहने के लिए आवास चाहिए, और जब आवास बनाएंगे तो वहाँ पे जो वृक्ष होंगे उनको काटा जाएगा, वहाँ की वनस्पति को साफ किया जाएगा। तो आप देखते हो कि मानव भी इसको प्रभावित करता है। मानव सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वनस्पति को, क्योंकि इसको कृषि भी चाहिए, उसको रहने के लिए घर भी चाहिए, और वो घर बनाएगा तो वहाँ पे आने वाली वनस्पति को साफ़ करेगा, और साफ़ करेगा तो वहाँ पर उस वनस्पति के कारण जो ऑक्सीजन प्राप्त होती थी वो कम होगी, और यहाँ पे अपने वातावरण में प्रदूषण रहेगा, जिसके कारण आने वाले हिमाच्छादित क्षेत्र जो हैं वो बर्फ़ पिघलेगी, और बर्फ़ पिघलेगी तो वो पानी कहाँ आएगा, समुद्रों में आएगा, और समुद्रों का लेवल ऊंचा हो जाएगा, जिसके कारण उसके तट पे जो बसने वाले देश हैं, महाद्वीप हैं, वो उसके डूब में आ जाएंगे, और यहाँ पे किसको क्षति होगी, मानव को ही होगी। तो मानव इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हमने प्रभावित करने वाले कारकों में क्या क्या देखा, वापस रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे ऊंचावश देखे थे, यहाँ पे हमने जलवायु पढ़ी थी, यहाँ पे हमने भूमध्य रेखा से दूरी पढ़ी थी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वृक्ष की सघनता कम होगी, उसकी हाइट कम होगी, उसकी प्रजातियाँ भी कम होगी। जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वहाँ पे एक एक प्रकार की वनस्पति पाई जाने लगी, जिसको हम पतझड़ वन भी बोलते हैं। पतझड़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ही प्रकार की प्रजाति के वृक्ष होते हैं, वो अपनी पत्तियों को एक साथ ही गिराते हैं, इसलिए उस प्रकार की वनस्पति को हम पतझड़ प्रकार की वनस्पति कहते हैं। यहाँ पे हमने आर्द्रता की बात की कि जहाँ पे 70% के पास में आर्द्रता रहेगी वहाँ पर अच्छे प्रकार की वनस्पति होगी, अनेक प्रजातियाँ पाई जाएंगी। यहाँ पे हम बात करें मृदा की, तो मृदा के जो तत्व होते हैं, मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है, उसी के अनुसार वहाँ की वनस्पति होती है। जैसी उसकी परत होगी, जैसी मोटी परत होगी, वहाँ पे वैसे ही वृक्ष होंगे। यहाँ पे हम बात करें भूमिगत जल की, तो भूमिगत जल भी इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद हमने बात की समुद्र तल से ऊंचाई, और लास्ट में हमने बात की मानवीय बसावट। ये तो अपना क्या हो गया, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे यहाँ पे, इसी के आगे इसको जोड़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम वनस्पति के प्रकार और उसका वितरण। इसी में आगे बढ़ते हुए ले रहे हैं हम वनस्पति के प्रकार एवं वितरण। प्रकारों के बारे में आप जाने गए होंगे कि किस किस प्रकार की, विश्व में, यहाँ पे लगा लो विश्व में, क्योंकि हम जब संसाधन भूगोल पढ़ेंगे वो विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे। हम भारत को भी साथ में लेंगे, लेकिन पूरे विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। संसाधन भूगोल अपना यहाँ पे क्रमबद्ध भूगोल है, सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी है। इस क्रमबद्ध भूगोल के कारण ही हम संसाधन को पूरे विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। हमने पहले भी बात की थी, क्रमबद्ध भूगोल का मतलब, सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी का मतलब होता है कि एक कारक को लेकर संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन करें। यानी हम यहाँ पे एक कारक ले रहे हैं, संसाधन, रिसोर्स ले रहे हैं। संसाधन पृथ्वी पर यानी कि विश्व में कहाँ पर क्या है, किस प्रकार की वहाँ पे वनस्पति है, किस प्रकार का वहाँ पे जल है, किस प्रकार की वहाँ पे मिट्टियाँ हैं,
संसाधन भूगोल में हम यही तो पढ़ते हैं। जब हम विषय क्षेत्र पढ़ा था उस टाइम में हमने सारी बातें देख ली थी और सारी बातों में सब आ जाता है। जैसे जल, वहाँ पे मृदा, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ पे खनिज, वहाँ पे वनस्पति, ये सारी चीज़ें हम इस संसाधन भूगोल में पढ़ते हैं। यहाँ पे उसका जनसंख्या में उसका वृद्धि भी पढ़ते हैं, उसका वितरण भी पढ़ते हैं। मानव ज़्यादा जहाँ रहेगा वहाँ पे वनस्पति कम होगी, जहाँ पे कम मानव की सघनता है वहाँ पे वनस्पति ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे हम बात करें विश्व में वनस्पति प्रकार एवं वितरण। वनस्पति के प्रकार, इन प्रकारों में हम देखते हैं 8 प्रकार होते हैं। पूरे विश्व में हम 8 प्रकार लिए थे। सबसे पहले इन प्रकारों को देखते हैं एक बार, फिर हम एक एक करके सभी की डिटेल पढ़ेंगे। याद रखना, इस टॉपिक को आपको यहीं पे याद होना चाहिए। आप अपनी एक नोटबुक निकालना, साथ साथ में इसको लिखते रहना। आपको अगर ऐसा लगे कि हम वीडियो में जल्दी निकल रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद उसको लिख लेना, क्योंकि आप लिखोगे तो वो आपके दिमाग में स्थायी ज्ञान रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर ही छोड़ दोगे तो आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो आप इसको लिखते चले जाना, साथ साथ में अपने नोटबुक में नोट्स बनाते रहना। यहाँ पे हम बात करें 8 प्रकारों की, तो यहाँ पे पहला प्रकार ले रहे हैं हम उष्णकटिबंधीय। हम चर्चाएं कर लेंगे, ये क्यों कहते हैं, ये क्यों नहीं कहते हैं, वो सारी चर्चाएं करेंगे हम। यहाँ पे पहला प्रकार ले रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। पहला प्रकार हमने लिया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पर मानसूनी वन। तीसरा हम ले रहे हैं उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति। उसके बाद हम लेंगे भूमध्य सागरीय वन। उसके बाद हम लेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण को भी हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला प्रकार लेंगे इसमें शीतोष्ण पतझड़ वन। दूसरा हम इसमें लेंगे यहाँ पर शीतोष्ण कोणधारी वन। कोणधारी भी बोल सकते हो इसको, टेंगा भी बोल सकते हो। अगला प्रकार इसमें लेंगे शीतोष्ण घास के मैदान। अगला पॉइंट हम लेंगे इसमें छठा पॉइंट लेंगे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति। अगला लेंगे हम मरुस्थलीय वन। और अगला प्रकार हम लेंगे पर्वतीय वन। यह मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूँ आपको
कि आपको एक दृष्टि में ये पता चल जाए कि इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले क्या हैं। हम इन 8 प्रकारों को हम इस पूरे विश्व के संदर्भ में देखेंगे और ये चीज़ें हमने लास्ट ईयर चर्चा कर ली थी। हम जब जलवायु पढ़ी थी उस टाइम में आपको याद होगा एक इस प्रकार का डायग्राम बनाया था हमने, याद हो तो आपको बनाया था क्या? जलवायु के प्रदेश पढ़े थे हमने, इस प्रकार से हमने इसके जलवायु के प्रदेशों को बांटा था यहाँ पर, आपको याद हो तो। लेकिन याद ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे विषुवत की हमने बात की थी, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थलीय जलवायु की बात की थी, यहाँ पे सवाना की, यहाँ पे मानसूनी की थी, यहाँ भूमध्य सागर की, और यहाँ पे टेंगा प्रकार की, और ये चीन तुल्य प्रकार की बात की थी। यहाँ पे हमने टुंड्रा प्रकार की जलवायु और ध्रुवीय प्रकार की जलवायु की बात की थी। वो सारी की सारी यहाँ पे इन वनस्पति पे लागू होगी। हम इसकी चर्चाएं लास्ट ईयर में कर ली थी, आप अपनी लास्ट ईयर की कॉपी को उठा के देखना, वहाँ पे इसकी चर्चा की हुई है। हम यहाँ पे बात करेंगे इनके प्रकारों की। वनस्पति जो जगत है पूरा, उसमें वन एक घटक है। हम वनों की बात करेंगे। वन छोटा रूप है, वनस्पति पूरा आवरण है। हम वहाँ पर देखते हैं पूरे विश्व के संदर्भ में, तो आज विश्व के धरातल पर, पूरे धरातल पर 27.8% पर वन है। अगर धरातल की हम बात करें तो वहाँ पर 27.8% पर वन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका वितरण कहाँ पे होगा और कौन से जलवायु उसको प्रभावित करेगी। जहाँ पर जिस प्रकार की भौतिक दशाएं होंगी वहाँ पर उसी प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, वहाँ पे उसकी सघनता वैसे ही होगी। तो हम इन 8 प्रकारों में ये सारी चीज़ें देखेंगे। हम इनका वितरण देखेंगे कि विश्व में कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है और उस क्षेत्र में कौन सी प्रकार की वनस्पति होगी और वहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पौधे होंगे और वहाँ पर उसकी विशेषता क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। वहाँ की जलवायु कैसी होगी ये भी उसमें देखेंगे। प्रकारों की हमने बात की तो प्रकार तो 8 हो गए। 8 प्रकारों को हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसका वितरण भी देखेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, वो कहाँ कहाँ पर है। हम इस उष्णकटिबंध की बात करेंगे तो उष्णकटिबंध विश्व के मानचित्र में कहाँ कहाँ पर है और वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु होगी और वहाँ पर किस प्रकार के वृक्ष होंगे और उन वृक्षों की विशेषताएं क्या होंगी। इन सारी चीज़ों को हम वितरण में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर एक पहले प्रकार की वनस्पति की चर्चा करेंगे। पहले नंबर पे उष्णकटिबंधीय जो वन हैं उनकी हम बात करेंगे। आगे की एक एक करके सभी की डिटेल हम पढ़ते चले जाएंगे। तो आपको सबसे पहले देखना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा वन। हम इसको उष्णकटिबंधीय क्यों बोलते हैं, अगर ये जानना है तो एक वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, उसको आप पढ़ लेना। उसमें मैंने एक यहाँ पे अक्षांश और देशांतर पढ़ाए हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आधा घंटा और लें, आप लोग वहीं पे जाके देख लेना। मेरा नाम से यूट्यूब चैनल है अमित मील ज्योग्राफी क्लास, वहाँ पे आपको अक्षांश और देशांतरों वाला टॉपिक मिल जाएगा। उसमें हमने चर्चाएं की हैं अक्षांश और देशांतर की। वहाँ पे उष्णकटिबंध की बात की हुई। अगर वहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे देख लो एक बार छोटी सी बात। यहाँ पे हम आडी लाइनों को अक्षांश कहते हैं। ये 0 डिग्री वाली रेखा है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री यहाँ पर कर्क रेखा है और यहाँ पर 23.5 पे मकर रेखा है। इन दोनों के बीच में इस जोन को यहाँ पे उष्णकटिबंध बोलते हैं। उष्ण इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे इस कटिबंध इसलिए बोलते हैं कि 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है, जोन कहा जाता है। हम 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्रों को तो बोलते हैं कटिबंध।
हम दो देशांतरों के बीच के कटिबंध को बोलते हैं गौर। इसीलिए इनको 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे एक रेखा और है 66.5 डिग्री पर, इसको आर्कटिक वर्त बोलते हैं। और नीचे की तरफ 66.5 डिग्री की रेखा है, उसको अंटार्कटिक वर्त बोलते हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं। इसको आर्कटिक वर्त बोलते हैं, इसको अंटार्कटिक वर्त बोलते हैं। इनके बीच के क्षेत्रों को यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। 0 से 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे की तरफ, दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग है यहाँ पर, इसको उष्ण बोला जाता है। उष्ण इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, और साल भर सीधी पड़ेगी तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा रहेगा, और तापमान ज़्यादा रहता है तो गर्मी के क्षेत्र को यहाँ पे उष्ण बोला जाता है। यहाँ पे 66.5 डिग्री तक यहाँ पे कम तापमान रहता है, यहाँ पे ठंडा क्षेत्र रहता है। इस क्षेत्रों को शीतोष्ण बोला जाता है, और शीतोष्ण के आगे कटिबंध अक्षांशों के बीच के क्षेत्रों को बोला जाता है। तो 0 से 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वर्षावन होंगे उसको हम उष्ण कटिबंध इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 0 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र होता है। इसलिए उस प्रकार की वनस्पति के आगे हमने क्या नाम रख दिया, उष्ण कटिबंध रख दिया। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे, यहाँ की वनस्पति के लिए हम शीतोष्ण कटिबंध का नाम ले लेंगे। शीतोष्ण 66.5 डिग्री तक ही होता है दोनों गोलार्धों में। उत्तरी गोलार्ध में भी 23.5 से 66.5 डिग्री तक होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध होता है। हम इसकी आगे और बात करें 90 डिग्री तक, तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री को हम ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये ध्रुवीय क्षेत्र है। तो हम 3 कटिबंधों में बांटते हैं इसको, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय क्षेत्र, या उसको शीत कटिबंध बोलते हैं। यहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ जम जाती है, इसलिए इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। आ गई बात समझ में। यहाँ पर उष्ण कटिबंध इसलिए बोला जाता है। सदाबहार की हमने यहाँ पे कल बात की थी। सदाबहार इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की वनस्पति साल भर, वहाँ का क्षेत्र पूरा हरा भरा रहता है, क्योंकि एक पेड़ नहीं होता यहाँ पे, एक प्रकार की प्रजाति का पेड़ नहीं होता है यहाँ पे अनेक प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष होते हैं। वो अलग अलग टाइम में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, जिसके कारण वो क्षेत्र हमेशा हरा भरा बना रहता है। जब एक प्रजाति का वृक्ष पत्तियाँ गिराता है तो दूसरे वृक्ष वहाँ पे हरे भरे होते हैं। जब दूसरे गिराएंगे तो पहले वाले की पत्तियाँ आ जाएंगी, तो वो क्षेत्र वापस हरा भरा लगने लगता है। तो यहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति को सदाबहार वर्षावन कहा जाता है। वर्षावन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होती है। यहाँ पे रोज़ के 2 बजे से 3 बजे या 4 बजे के बीच में प्रतिदिन वर्षा होती है। यहाँ पर जो पवनें आती हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, दोनों आपस में विषुवत रेखा पे टकराती हैं और ऊपर उठ जाती हैं। वहाँ पे ऊपर उठेगी तो वहाँ के समुद्र से वहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके चलेगी, और ऊपर जाकर वहाँ पे ज़्यादा आर्द्रता होगी तो वहाँ पे बड़ी बूंद बन के वर्षा हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रोज़ की होती है। यहाँ पर इसका नाम इसलिए पड़ा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। हम इसकी चर्चा अभी करेंगे, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला हम इसमें पढ़ेंगे वितरण। इसमें पहला पढ़ेंगे हम वितरण। वितरण भी बोल सकते हो, इसको विस्तार भी बोल सकते हो, दोनों बातें एक ही है। वितरण इसका कहाँ कहाँ पर है वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। प्रकार का नाम याद रखना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। यहाँ पर विश्व के मानचित्र में हम देखें इसको, यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो यहाँ आपको पता होना चाहिए विषुवत रेखा कहाँ पर है। इस भाग से विषुवत रेखा गुजरती है, इसको हम
0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं। यहाँ पे जो क्षेत्र है वो क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका वाला है। इस क्षेत्र में यहाँ पर भी, यहाँ से भी विषुवत रेखा गुजरती है इस भाग से। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र विषुवत रेखा पर आएगा। सबसे पहली बात, हम इस प्रकार को पढ़ रहे हैं तो इसका नाम है उष्णकटिबंधीय। तो इसका मतलब ये समझ लो कि उष्णकटिबंध है तो यहाँ पे इसके मध्य में ही आएगा। ये जो क्षेत्र है, यहाँ से जो एक रेखा गुजरती है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। इस कर्क रेखा वाला यानी इसके अंदर वाला जो क्षेत्र होगा उसको हम उष्णकटिबंध बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उष्णकटिबंध जो क्षेत्र है उसके अंदर से ही हम देखें तो वहाँ पर इसका विस्तार है। यहाँ पर एक द्वीप समूह भी हैं। यहाँ पे जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है और यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है। इनको मिलाकर के यहाँ पर इंडोनेशिया देश बनता है। हम बात करें इसके विस्तार की, इसके वितरण की, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार है। आप देखेंगे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश कैसे समझोगे। यहाँ से 0 है, 0 से 1 2 3 ऐसे करके अपने को 10 डिग्री तक चलना है। यहाँ दक्षिण में भी अपने को 10 डिग्री तक ही जाना है। इसको आगे लगाएंगे हम दक्षिणी अक्षांश, यहाँ लगाएंगे हम उत्तरी अक्षांश। इन चीज़ों को याद कर लेना, ये चीज़ें आपके समझने वाली हैं। 0 डिग्री से उत्तर की तरफ चलेंगे उत्तरी अक्षांश होते हैं, 0 डिग्री के दक्षिण में चलेंगे दक्षिणी अक्षांश होते हैं। तो यहाँ पर 0 से 10 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन का होता है। आपको याद होगा कि हमने जब जलवायु प्रदेश पढ़े थे वहाँ पर हमने विषुवत रेखीय जलवायु की बात की थी। उसका विस्तार भी हम कहाँ तक पढ़ा था, 10 डिग्री तक पढ़ा था। लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि 0 से 10 डिग्री तक और उत्तरी अक्षांश और 0 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में विषुवत रेखीय विस्तार पाया जाता है। उसमें हमने पढ़ा था कौन सी पवनें आती हैं और यहाँ पे वर्षा करती हैं, कहाँ कहाँ पर वर्षा होगी, कहीं पर सूखा रहेगा। वो क्षेत्र हमने लास्ट ईयर में पढ़ लिया था। वहाँ पर ये देखें कि इस क्षेत्र में एक बेसिन का नाम है कांगो बेसिन, इसका विस्तार बता रहे हैं। उष्णकटिबंध का विस्तार कहाँ कहाँ है उसकी हम चर्चाएं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें कांगो बेसिन की, ये कांगो बेसिन वाला क्षेत्र इसके अंदर आता है और यहाँ पर अमेजन बेसिन का क्षेत्र है वो भी इसके अंदर आता है। यहाँ पे हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप है वो इसके अंदर आता है। और यहाँ पर मलेशिया जो प्रायद्वीप है, ये वाला मलेशिया देश है, वो भी इसी के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्षेत्रों की बात करें तो कौन सा क्षेत्र इसके अंदर आता है। ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र आएगा तो यहाँ पे तो है अटलांटिक महासागर, यहाँ पे है हिंद महासागर, और यहाँ पे जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनमें ये वर्षा वन मिलते हैं। यहाँ पर कांगो बेसिन वाला क्षेत्र है उसमें भी मिलते हैं और यहाँ पे अमेजन बेसिन है उसमें भी मिलते हैं। हम इसको कांगो बेसिन और अमेजन बेसिन क्यों कहते हैं? बेसिन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे कोई नदी जा रही है, जैसे मान लो यहाँ पे कांगो नदी है, इस कांगो नदी की जो सहायक नदियाँ ये आ रही हैं, इसकी जो सहायक नदियाँ आकर के इसमें मिल रही हैं, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र इसका बेसिन है। बेसिन नुमा भाग तो जो प्याले नुमा आकृति होती है उसको बोलते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर प्याले नुमा आकृति की, किसी क्षेत्र का ढाल ऐसा है, इसके मध्य से यहाँ पे गुजरती है कोई नदी, इस नदी में आकर के इसकी सहायक नदियाँ इस ढाल से आकर के इसमें मिलती जाएगी, इसमें मिलेगी तो ये बेसिन नुमा भाग का पानी उसके तली वाले क्षेत्र में आएगा। यानी जो मुख्य नदी आएगी
इस बेसिनुमा भाग है, इस बेसिनुमा भाग में जो मुख्य नदी आएगी वो तो मुख्य हो गई, और जो ये ढाल भाग से जो सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं इससे, वो इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। उसका पानी भी मुख्य जलधारा में मिलकर के आगे चला जाएगा। तो जो प्यालानुमा आकृति होती है वो बेसिन होता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र बेसिन होता है उसका। तो यहाँ पे हम कांगो बेसिन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम अमेज़न बेसिन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंडोनेशिया वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की ये जो वर्षा होती है, यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से, इसके कारण यहाँ की वनस्पति सघन पाई जाती है। हम आगे चर्चा करेंगे इसकी जलवायु की। क्षेत्र हम देख लिए हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसका विस्तार हमने देख लिया है कि ये यहाँ दक्षिण अमेरिका का अमेज़न बेसिन है, अफ्रीका का यहाँ कांगो बेसिन है, और यहाँ पर एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, और यहाँ पे मलाया प्रायद्वीप यानी मलेशिया देश। ये क्षेत्र इस वर्षा वन का है। याद रहे, इस मानचित्र को आप बना लोगे। आप मानचित्र से जब याद करोगे तो आपको मैप भी बना आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख लेना अमेज़न बेसिन, यहाँ पे लिख लेना कांगो बेसिन, और यहाँ पे लिख लेना इंडोनेशिया, जिसका सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप, ये 4 द्वीपों से मिलके बनता है इंडोनेशिया। ऊपर वाला जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है और पापुआ न्यू गिनी। तो इन क्षेत्रों को आप लिख लोगे। हम इसकी अगली विशेषता या अगला प्रकार ले रहे हैं जलवायु, किसका? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का। हम इसमें पढ़ेंगे इसकी जलवायु। जलवायु में हम पहले बात की थी, जलवायु में ये किस प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर 10 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में किस प्रकार की जलवायु है। तो जलवायु आपको पता ही है, विषुवत रेखीय प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर जलवायु कैसी होगी? विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय जलवायु। यहाँ पर वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होती है, जिसके कारण इसका औसत वर्षा का 200 सेंटीमीटर होता है। याद रखना इस बात को। 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो यहाँ पे नमी ज़्यादा बनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, ये विषुवत रेखीय जलवायु है, वर्षा कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ पर पेड़ पौधे इतने होते हैं कि यहाँ पे ऊपर जाकर के पेड़ पौधे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सूर्य की किरणें नीचे नहीं आ पाती हैं। यहाँ की जलवायु के लिए यहाँ की जो वर्षा है और यहाँ का तापमान है वो इसको प्रभावित करता है। ज़्यादा तापमान होगा, ज़्यादा वर्षा होगी, ज़्यादा वर्षा होगी, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ की जलवायु इसके अनुकूल है। यहाँ पर इतनी सघन वनस्पति पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे मानव की एंट्री नहीं हो पाती। अनेक प्रकार की यहाँ पे प्रजातियाँ होती हैं। यहाँ पे मानव उन जंगलों में, उन वनों में जा ही नहीं पाता, वो मानव की पहुँच से दूर है। यहाँ मानव चला भी जाए तो वो वापस बच के नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे श्री सर्पों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ पे जहरीली मक्खियाँ हैं, यहाँ पे जहरीले कीड़े मकोड़े हैं। यहाँ पर इनके कारण मानव यहाँ से वापस जिंदा बच के नहीं आ सकता। यहाँ पर अमेज़न बेसिन है, जिसमें जो वनस्पति है उसको हम पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। कांगो बेसिन में भी वनों की भरमार है। तो हम इसमें 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।